and welcome to CBL. I am Manvendra Singh Mangat and we are discussing legal reasoning for CLAT. पिछले सेशन में हमने यूएनओ की सैर की थी, यूएनओ को जाना था और उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स को भी समझ चुके थे डिटेल के साथ, इवोल्यूशन उससे पहले कर चुके हैं। आज हम समझेंगे यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के बारे में। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूएनओ। सो बेसिकली हम जानते हैं कि यूएनओ एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, एक बॉडी है जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की और कोऑर्डिनेशन की बात करता है। प्राइमरी गोल जो शुरुआत में सोचा गया था वो ये था कि वर्ल्ड वॉर से बचाना है दुनिया को, स्कॉर्ज ऑफ वॉर से बचाना है। लेकिन हमने देखा कि जैसे जैसे यूएनओ इवॉल्व हुआ तो अब बात करता है फ्लरिशिंग फॉर ऑल की। दुनिया के सभी हिस्सों में जहाँ पे भी ह्यूमैनिटी है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सहूलतें पहुँचाई जा सकें, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर किए जा सकें लोगों के। जब हम बात कर रहे हैं कि सोशल वेलफेयर का भी एस्पेक्ट है यूएन के साथ, तो अब ये बात क्लियर है कि यूएनओ एज ए बॉडी, सिर्फ जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल, वो सारे जो रेंज ऑफ वर्क है विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द वेलफेयर ऑफ द मासेस, वो खुद एक बॉडी नहीं कर सकती है। बहुत सारी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस चाहिए, एजेंसीज चाहिए उन कामों को करने के लिए। सो यूएनओ कोलैबोरेट करता है बहुत सारी ऐसी एजेंसीज के साथ, बहुत सारी, इन कंपोजिट नंबर 15 सच एजेंसीज आर देयर जो डिफरेंट फील्ड के अंदर काम करती हैं और यूएनओ के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करती हैं। सो वी गो बाय दैट जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं यूएन की, दीज आर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस। यू कैन कॉल इट कि ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सो डिफरेंट कंट्रीज के सहयोग से बनी हुई, डिफरेंट कंट्री के जो मेंबर्स हैं वो इसमें मेंबर्स होते हैं। देन ऑटोनोमसली काम करती हैं, किसी एक गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करती हैं। देन इट कम्स टू, इट इज सेटअप टू डील विद स्पेसिफिक इश्यूज इन्वॉल्विंग इंटरनेशनल कॉपरेशन। सो इंटरनेशनल कॉपरेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों में कॉपरेशन चाहिए। सो वॉर के लिए या एंटी वॉर प्रोटेस्ट के लिए आपको कॉपरेशन चाहिए, साथ में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए चाहिए। जैसे हम बात कर रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी दुनिया भर के लिए चैलेंज बना हुआ है, खासकर जब से इंस्टेबिलिटी बढ़ी है बिकॉज ऑफ वॉर और वॉर लाइक सिनेरियोज दुनिया भर के अंदर। तो फूड सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज है, तो फूड सिक्योरिटी पे भी आपको कोलैबोरेशंस चाहिए, साथ में कोऑपरेशन चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो डिफरेंट कामों को करने के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होंगी। देन वी कम टू ईच एजेंसी हैज इट्स ओन ऑर्गेनाइजेशन, सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करेंगे, अलग मेंबर्स होंगे और साथ में रूल्स भी अलग अलग होंगे जो डिफरेंट एजेंसीज को ड्रिवन करते हैं, एजेंसीज को चलाते हैं। Then each has signed an agreement with UN. Now this is the legal connection with the यूनाइटेड नेशंस। सो हर एजेंसी यूएन से एक एग्रीमेंट साइन करती है, एक पैक्ट साइन करती है, जिसके तहत ये डिसाइड किया जाता है कि यूएन के कौन से स्पेसिफिक कामों में ये एजेंसीज अपना योगदान देंगी, कौन से ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए ये काम करेंगी। देन याद रखें, जो एक प्रिंसिपल ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूएनओ, वो कोऑर्डिनेट करता है इनके काम को यूएन और इन एजेंसीज के साथ में। सो व्हाट इज द लिंक? कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पे यूएन का और इन स्पेशल एजेंसीज का मीटिंग पॉइंट है? सो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूएनओ इज दैट मीटिंग पॉइंट और दैट लिंक जो कोऑर्डिनेशन करेगा यूएनओ और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के अंदर। सो हमने बात की 15 ऐसी एजेंसीज है। कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं? नाउ इट कम्स टू फर्स्ट थिंग, हमने जो डिटेलिंग समझनी थी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो थी प्रिंसिपल ऑर्गन्स की डिटेलिंग समझना और साथ में जो इसका एवोल्यूशन है उसकी डिटेलिंग समझना। यहाँ पे डिटेलिंग इतनी लाजमी नहीं है, हमें इन टर्म्स से, इन एजेंसी से फैमिलियर होना है। हमें पता होना चाहिए कि इस तरह की एजेंसी है और ये यूएनओ के साथ स्पेशलाइज्ड एजेंसी के तौर पे काम कर रही है। और साथ में अगर क्वेश्चंस के अंदर कोई चीज़ हमें परेशान कर सकती है वो है इनके हेडक्वार्टर्स। और हमने हालांकि ईयर्स भी डिस्कस करने हैं कि कब ये फाउंड हुई हैं, बट ईयर इतने प्रोमिनेंटली क्वेश्चन के तौर पे नहीं पूछे जाते हैं, बट हम डिस्कस करेंगे। सो वी स्टार्ट विद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब लेबर ऑर्गेनाइजेशन है तो आप मोटा मोटा समझ पा रहे हैं कि दुनिया भर में जो लेबर कंडीशंस हैं उनके बारे में काम करते होंगे, सेट स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते होंगे ताकि बाकी कंट्रीज अपने कंट्री में जब लेबर लॉज बनाएं तो उन सेट स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के बनाया जाए। सो दुनिया भर के मजदूरों के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। एब्रीवेशन भी याद रखें, ज़्यादातर इनकी एब्रीवेशन यूज की जाती है। सो ILO, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 1946 में एज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसीज
एस्टैब्लिश की गई थी। हालांकि इसके साथ बहुत जगह पे आप 1919 देखेंगे तो 1919 में क्या था, जब लीग ऑफ नेशंस था, द प्रीडिसेसर एजेंसी ऑफ यूएनओ, तब भी इस तरह की एजेंसी क्रिएट की गई थी। लेकिन आज का करंट लीगल स्टेटस जो आईएलओ का है यूएन के साथ, ये एस्टैब्लिश किया गया था 1946 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। ज्यादातर आप देखेंगे जिनेवा के अंदर काफी सारे हेडक्वार्टर्स हैं। सो आईएलओ याद रखना है लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया भर के लेबर्स के सेट स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करने के लिए। जब भी कंट्रीज लॉ बनाती, इंडिया में भी आप बहुत बार देखेंगे जब कोई लेबर लॉ आता है तो फिर कहा जाता है कि हमने आईएलओ स्टैंडर्ड्स के थ्रू ये लॉ बनाया है। इंडिया में हमारी पार्लियामेंट ने जब द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 में पास किया और चाइल्ड लेबर के ऊपर बैन लॉ के अंदर प्रपोज किया, तो पार्लियामेंट में खड़े होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि हम आईएलओ के स्टैंडर्ड्स को लॉ के अंदर पिरो रहे हैं या फिर अपने यहाँ लीगली वैलिड कर रहे हैं उन चीजों को। देन इट कम टू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन। नाउ वी अंडरस्टैंड ITU, ओके। सो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड स्टैंडर्ड सेट करना, कोलैबोरेशन करना, साथ में डिफरेंट कंट्रीज के अंदर एक कोऑर्डिनेशन सेट करना, ये इस एजेंसी का काम है। 1947 से एस्टैब्लिश है, हेडक्वार्टर्ड एट जिनेवा। देन कम जो हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा फेमस और इनफेमस दोनों रही है, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO इसको कहा जाता है। 1948 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था एज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी, हेडक्वार्टर्ड एट जिनेवा। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, और मैंने क्यों कहा कि इनफेमस रही है? सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम यह है कि दुनिया भर के मुल्कों में कोऑर्डिनेशन और यहाँ तक कि R&D को भी सपोर्ट करना, ताकि बीमारियों से लड़ने के लिए खासकर एक बेहतर व्यवस्था बनाई जा सके वर्ल्ड लेवल पे डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। बट कोविड के दुनिया भर में फैलने और महामारी बनने के बीच में जो WHO का रोल था वो बहुत अनसेटिस्फैक्टरी रहा है। खुद पूरी तरह से कंफ्यूज था WHO के क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी चाहिए, लॉकडाउन्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इस जो वायरस का ट्रांसमिशन है ये किस तरीके से होगा, इन सब के ऊपर R&D में कोई ज़्यादा सपोर्ट WHO नहीं कर पाया। सो फेमस बट साथ साथ कोविड टाइम्स में इनफेमस भी रहा है। देन इट कम टू वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज कॉल्ड WIPO। 1974 में स्टैब्लिश किया गया था, जिनेवा के अंदर हेडक्वार्टर है। सो आज का जो दौर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, लाइक पेटेंट्स, लाइक कॉपीराइट्स, और आने वाले टाइम में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वैल्यू मैग्निफिसेंटली बढ़ने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया अनस्किल्ड से स्किल्ड और फिर हाईली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी तरफ बढ़ रही है, उन वैल्यूज की तरफ बढ़ रही है। सो दुनिया भर के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसको किस तरह से सेफगार्ड किया जाए लोगों की, इस तरह के स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। देन इट कम टू वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO कहा जाता है। 1950 में स्टैब्लिश की गई थी, जिनेवा में ही हेडक्वार्टर है इसका। सो मीटियोरोलॉजिकल बेसिकली एनवायरमेंटल साइंस से डील करता है। सो दुनिया भर में कहाँ कौन से तूफान आने वाले हैं, उनसे कैसे बचा जाए, कैसे आप जो है उन तूफानों के असर को कम कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज, और ग्लोबल लेवल पे पार्टनरशिप, ये सब काम करता है वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। देन इट कम टू इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है और फंड भी है। फंड मतलब ये पैसे की मदद पहुंचाते हैं, R&D की मदद पहुंचाते हैं। IFAD इसको कहा जाता है, 1977 में स्टैब्लिश हुआ था, और इंटरेस्टिंगली इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में नहीं, रोम, इटली के अंदर है। सो अगली भी अगर हम देखें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सो FAO कहा जाता है, 1945 के अंदर स्टैब्लिश की गई थी, और ये भी रोम के अंदर है। सो मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो एग्रीकल्चर और फूड वाली जो दो एजेंसीज हैं ये रोम, इटली के अंदर हैं। नाउ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, सो दुनिया भर के अंदर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर को साइंटिफिक लाइन पे कैसे डेवलप करें, इसके स्टैंडर्ड सेट करता है। दुनिया भर के अंदर एग्रीकल्चर को लेके एक कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करता है कि अगर कहीं पे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हैं तो वो चीप रेट्स पे बाकी कंट्रीज के किसानों को भी अवेलेबल हो पाएं। इसी के साथ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, यहां तो चलिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, फंड है
जो हमने बात की IFAD की, तो फंड है तो फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है डिफरेंट कंट्रीज को इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। नाउ वी कम टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सो इसका स्पेसिफिक फोकस है फूड सिक्योरिटी के ऊपर। दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी को लेके किस तरह के रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के जो वॉर चल रही, इसके दौरान दुनिया भर के अंदर फूड सप्लाई चेन प्रभावित हुई। खासकर यूरोप के अंदर फूड प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े थे। तो FAO बहुत स्पेशल तरीके से मदद करने की कोशिश करता है। स्पेशल तरीका क्या कि वॉर के दौरान भी ये वॉरिंग कंट्रीज को एक टेबल पे लाने की कोशिश करते हैं कि ठीक है आप लड़ते रहिए लेकिन सप्लाई चेन्स बाधित नहीं होनी चाहिए। जो फूड ग्रेन्स हैं ये दुनिया भर में पहुंचता रहना चाहिए। तो उस तरह की बहुत सारी राउंड ऑफ टॉक्स में भी मेन पार्टिसिपेंट रहा है FAO। देन वी कम टू यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अब ज़माना ये पोस्टल वाला है। हालांकि आज हम जानते हैं कि इंटरनेट के दौर में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन कभी पोस्ट का, जैसे आज इंटरनेट का दौर है तो कभी पोस्ट का भी इतना ही इंपॉर्टेंस हुआ करता था। सो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है। ओरिजिनली तो 1875 में सेटअप किया गया था इस तरह की एजेंसी कि दुनिया भर के जो पोस्टल सिस्टम है, अब आप समझ रहे हैं कि चिट्ठियाँ, तार, ये सब एक मुल्क से दूसरे मुल्क भी भेजे जाते थे। उस वक्त जो कम्युनिकेशन का सबसे बेहतर मैकेनिज्म था वो पोस्टल था, लॉन्ग टर्म जो कम्युनिकेशन होता है। सो 1875 से एजेंसी है, लेकिन UN की स्पेशल एजेंसी के तौर पे एस्टेब्लिश किया गया है 1947 के अंदर, हेडक्वार्टर एट बर्न। देन वी कम टू इंटरनेशनल गवर्नमेंट मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन, IM को कहा जाता है। सो मैरीटाइम, समुद्र और उसके अंदर जो सारा सिस्टम चल रहा है बेसिकली। सो IM को 1958 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था, लंदन के अंदर बेस्ड है। सो दुनिया भर में पानी के रास्ते जो आवागमन है उसको किस तरह से सिक्योर रखा जा सके उसके ऊपर काम करने की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। देन वी कम टू यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को हम इसको बोलते हैं। देन 1946 में एस्टैब्लिश की गई थी, पेरिस के अंदर हेडक्वार्टर्ड है। अब यूनेस्को बहुत ज़्यादा फेमस भी है, आमतौर पर अखबार में, मीडिया में इसके बारे में बात होती रहती है क्योंकि लोगों के, डायरेक्ट पीपल के ज़्यादा करीब काम करने वाली एजेंसी है। सो हाउ कम दैट एजुकेशनल एस्पेक्ट के अंदर साइंटिफिक और साथ में कल्चरल डेवलपमेंट। सो जो लोगों के डिफरेंट कल्चर्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट रखना है, कहीं मेजॉरिटी कल्चर माइनॉरिटी कल्चर को थ्रेट तो नहीं कर रहा है। देन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि इट इज़ नॉट अबाउट राइट टू एजुकेशन ओनली, रादर इट इज़ अबाउट राइट टू वैल्यू एजुकेशन, राइट टू क्वालिटी एजुकेशन। सो इन सब चीज़ों के बारे में R&D करना और साथ में कंट्रीज़ को असिस्टेंस प्रोवाइड करना कि कैसे आप इन फील्ड्स के अंदर बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, ये है यूनेस्को का काम। देन वी कम टू यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो दुनिया भर में अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बड़ा चैलेंज है और अभी तो ये भी चैलेंज है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को सस्टेनेबल कैसे बनाना है। सो इस फील्ड के अंदर काम करता है यूनिडो, 1966 में एस्टैब्लिश किया गया था, वियना के अंदर हेडक्वार्टर है। सो इंडस्ट्रियल लेवल पे कंट्रीज के अंदर आपस में सहयोग हो, ये भी एक मेन काम है यूनिडो का। देन इट कम्स टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया भर में वो लोग, वो स्टूडेंट जो यूरोप की यात्रा का ख्वाब देखते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट एजेंसी है। UNWTO को कहा जाता है, 1974 के अंदर एस्टैब्लिश की गई थी और हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन के अंदर। तो दुनिया भर में टूरिज्म मोर फैसिलिटेटिव हो सके, दुनिया का हर कोना, बाउंड्रीज तो हैं ही नेशंस की, लेकिन टूरिज्म के लिए बाउंड्री लेस हो सके, वीज़ाज रिजेक्ट ना किए जाएं टूरिज्म के लिए। और कैसे टूरिस्ट की सेफगार्डिंग के लिए कंट्रीज को लॉज बनाने हैं, प्रोटेक्ट करना है, वो स्टैंडर्ड सेट करता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। देन वी कम टू इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। हम मैरीटाइम की बात कर चुके हैं, सो अब हम बात कर रहे हैं सिविल एविएशन। अच्छा, यहाँ पर मिलिट्री एविएशन शामिल नहीं है, उसमें ज़्यादा कोलैबोरेशन की उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं, मिलिट्री वॉरिंग टाइप की चीज़ है। लेकिन सिविल एविएशन जो है, सो जहाज में सिविलियन चढ़ के एक मुल्क से दूसरे मुल्क सो ईजीली आ जा सकें, सो इसके लिए एक बेहतर व्यवस्था देने का काम करता है ICAO। 1947 में एस्टैब्लिश किया गया था, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर हेडक्वार्टर है। देन कम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब आखिरी दो 14 और 15 ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये खासकर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मसला सीधा सीधा पैसे के साथ जुड़ा हुआ है। पहली है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मनी।
1945 में इस्टेब्लिश की गई थी, वॉशिंगटन डीसी के अंदर हेडक्वार्टर है। आगे हम वर्ल्ड बैंक देखने वाले हैं, वो भी वॉशिंगटन डीसी के अंदर ही हेडक्वार्टर्ड है। पैसे वाली गेम यूएस अपने पास रखता है। सो वी कम टू दिस थिंग, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है मेन मकसद? मेन मकसद है कंट्रीज को बीओपी क्राइसिस से बचाना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से। सो लोन देने का काम करता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो डेफिसिट आ रहा है, मान लीजिए इंडिया बहुत सारी चीज़ें आज इंपोर्ट करता है तो साथ में एक्सपोर्ट भी करता है, तो अगर इक्वलाइज चल रहा है तो ठीक है। लेकिन कई बार ये क्राइसिस आ जाता है कि कंट्रीज के पास जिनका मैन्युफैक्चरिंग इतना नहीं है, प्रोडक्शन इतना नहीं है, तो उनको इंपोर्ट करनी पड़ती है चीज़ें। अब वो उधार खरीदते रहते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां वो उधार चुकाने में सक्षम नहीं रह पाते हैं। हाँ, पाकिस्तान की बात आप कर सकते हैं। सो ऐसे में इस सिचुएशन को कहा जाता है बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। जो पेमेंट करनी थी मुल्कों ने दूसरे मुल्कों जिनसे उन्होंने सामान लिया है, अब वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये एक क्राइसिस बन चुका है। उस सूरत में लोन देने का काम करता है आईएमएफ। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन दिया जा सकता है। इंडिया भी 1990s में, जब शुरुआती दौर में 1991 के अंदर जब बीओपी क्राइसिस का सामना कर रहा था, तो इंडिया ने भी आईएमएफ से लोन लिया था। क्रिटिसिज्म इसका यह है कि सिर्फ लोन और इंटरेस्ट नहीं, साथ में राइडर्स भी आते हैं, तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं जो लोन लेने वाली कंट्रीज को फॉलो करना होता है। बट इंडिया की अचीवमेंट ये कि इंडिया जो 1990s की शुरुआत में इससे लोन लेके आया था, आज हम ना सिर्फ वो लोन चुका चुके हैं, बल्कि अब हम इस फंड के अंदर कंट्रीब्यूटर भी हैं। भाई पैसे दे रहे हैं ना ये लोन के लिए, तो पैसा कहाँ से आता होगा? कोई कमाई तो कर नहीं रहे। तो डिफरेंट कंट्रीज अपना कोटा सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें पैसा जमा कराते हैं, फिर यहाँ से कंट्रीज लोन लेके आते हैं, वो इंटरेस्ट पेमेंट आता है, वापस आता है, तो कंट्री को अपना पैसा वापस मिल जाएगा, वो सिक्योरिटी रहती है। तो इंडिया रिमार्केबल अचीवमेंट है कि जो कभी लोन लेके आते थे, आज हमने ना सिर्फ लोन चुका दिया है, बल्कि इसके फंड में हम कंट्रीब्यूटर हैं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक ग्रुप। कॉमनली इसको वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, लेकिन अगर इस संस्था को पूरे तौर पे देखना हो तो इसके 5 ब्रांचेस हैं, 5 ऑफिसेज आप समझ सकते हैं, और इसको कहा जाता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD कहा जाता है। 1945 में स्टैब्लिश किया गया था, और जो 5 ब्रांचेस हम देख रहे हैं सारी की सारी वॉशिंगटन डीसी यूएस के अंदर हैं। अब वैसे अगर हम देखें कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना के पीछे मूल भावना क्या थी, सो मूल भावना ये थी कि वर्ल्ड वॉर के बाद जो दुनिया में वॉर रिवेज्ड कंट्रीज हैं, सो ईस्टर्न यूरोप तबाह हो चुका था और इंडिया जैसी कॉलोनीज को भी बहुत नुकसान हुआ था, हमें तो ज़बरदस्ती वर्ल्ड वॉर में खींचा गया था। सो बेसिकली ये था कि एक तो वॉर रिवेज्ड कंट्रीज, और वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद जो डीकॉलोनाइज्ड वर्ल्ड है, जहाँ से कॉलोनियल पावर हट गई थी और वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई थी, लेकिन अब उनके पास डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं थे, तो उन कंट्रीज़ को हेल्प आउट करने के लिए एक प्राइमरी प्लान जो बनाया गया था वो था कि यार एक वर्ल्ड बैंक बनाया जाए, तो कंट्रीज़ यहाँ से लोन ले लें, अपनी डेवलपमेंट करें, लोन चुका दें हेल्प आउट के लिए। सो IBRD जो है, जो प्राइमरी एजेंसीज की, दैट इज बाय नेम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन किस चीज़ की कर रहे हैं आप इस बैंक के थ्रू? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डीकॉलोनाइज्ड वर्ल्ड, क्योंकि कॉलोनियल पावर ने डिस्ट्रक्शन कर दिया वहाँ पे हर तरह की, और दूसरा जो वर्ल्ड वॉर की वजह से कंट्रीज़ के अंदर डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, और साथ में डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट कहाँ? इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और साथ में डेवलप करेंगे। पैसे की मदद के लिए बैंक है तो कंट्रीज लोन ले सकते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं लोन ले सकता है। सो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देन दूसरी चीज है इसकी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अब हम जानते हैं कि हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं, जहाँ पे एक कंट्री दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, और यहाँ तक कि एक कंट्री की जो कंपनीज हैं, जो पूंजीपति हैं, वो भी दूसरी कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। अब इस इन्वेस्टमेंट को लेके अगर कभी डिस्प्यूट हो जाए, हाइपोथेटिकली किसी कंट्री के किसी बड़ी उद्योगपति ने, से इलॉन मस्क ने इंडिया के किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन वो प्रोजेक्ट अच्छी तरह से चल नहीं पाया, या सरकार ने यहाँ ऐसा कुछ कर दिया कि वो प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट के डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए देयर इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ
इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। सो 1966 में स्टैब्लिश किया गया था वॉशिंगटन डीसी के अंदर, वो तो सारी वॉशिंगटन डीसी के अंदर हेडक्वार्टर है। देन वी कम टू इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। सो 1960 में एस्टैब्लिश किया गया था, आईडीएस को कहते हैं। सो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन अगेन फंडिंग का काम करते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, या फिर डेवलपमेंट के मॉडल्स क्या होने चाहिए, इस तरीके का कोलैबोरेशन कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने का काम करती है। और इसी के साथ इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन, फाइनेंशियल सिस्टम्स किस तरीके से बेटर हों, उसका काम करने की जिम्मेवारी है आईएफसी के पास। 1956 में एस्टैब्लिश की गई थी। एंड फाइनली फिफ्थ इज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट, हम बात कर रहे थे पहले एक इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को सेटल करने की। अब जो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट्स हैं किसी कंट्री के अंदर के, बहुत सारी कंट्रीज ने किसी एक कंट्री के या फिर किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। सपोज के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिकंस्ट्रक्ट करना है और उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा जो बहुत सारे मुल्क करेंगे आपस में। अब कोलैबोरेशन कोऑर्डिनेशन के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ओके, सो दीज आर 5 कंपोनेंट्स और इन सबको मिला के कहते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। लेकिन हम ज्यादातर न्यूज में सुनते हैं वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक। सो अगर हमें यह पता करना हो कि वर्ल्ड बैंक आप किसको कहते हैं, तो वर्ल्ड बैंक मिलता है इनमें से 2 बॉडीज को मिला के। सो पहला है IBRD और साथ में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। जब इन 2 बॉडीज को आप क्लब टुगेदर करते हैं, सो यू गॉट टेक्निकली द वर्ल्ड बैंक। सो टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड के यूनाइटेड नेशन का एवोल्यूशन, यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल ऑर्गन और उनकी डिटेलिंग, और उसके साथ आज हमने समझ लिया है कि यूएन की 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जिनके थ्रू डिफरेंट स्पेसिफिक काम करती है यूएन। यूएन को सपोर्ट करने के लिए एजेंसीज हैं, उनके साथ पैक्ट साइन किया हुआ है, यूएन के साथ पैक्ट साइन किया है इन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ने। अब आगे समझते हैं कि कुछ यूएन के, नाउ दिस इज यूएन, ओके, सो यूएन के कुछ फंड्स हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं जो दुनिया भर में डिफरेंट एक्टिविटीज को सपोर्ट करने का काम करते हैं। अब फंड है तो पैसे की बात होगी, इसका मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए जाते हैं कंट्रीज को, और दूसरा साथ में स्पेसिफिक एरिया के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स। सो दीज प्रोग्राम्स एंड फंड्स आर डिवोटेड to what? To achieving economic and social progress in developing countries. So special focus is of developing countries. Some of the programs and funds are here. So how come that program and funds? अब समझ चुके हैं आपके ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। जैसे एक कंफ्यूजन बड़ा आता है, हम काफी बार ये टर्म अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि यूनेस्को की एक्टिविटी और यूनिसेफ की एक्टिविटी। क्योंकि यूनेस्को भी काफ़ी चाइल्ड राइट वो एजुकेशन वाला पॉइंट आ जाता है तो उस पर काम करता है, और यूनिसेफ तो है ही क्या, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो कई बार ओवरलैप लगता है, लेकिन याद रखिएगा जो यूनिसेफ है ये बेसिकली एक प्रोग्राम है, ये एक फंड है, तो एजेंसी तो कोई ना कोई इसको चलाती होगी, तो एक बॉडी भी है, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी में आप काउंट नहीं करेंगे। नाउ वी कम टू एस्टैब्लिश हुई थी 1946 के अंदर, हेडक्वार्टर्ड एट न्यूयॉर्क। नाउ यूनिसेफ क्या काम करता है, चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है, तो दुनिया भर में बच्चे जो डिफरेंट के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इश्यूज फेस कर रहे हैं, वो चाहे हंगर का हो, मेलन्यूट्रिशन का हो, क्वालिटी लाइफ का नहीं है, चाहे सेक्सुअल हरासमेंट और पोर्नोग्राफी जैसी मिनेस से उनको बचाना है। सो इन कामों के लिए R&D भी करता है कि किस तरीके के लॉज होने चाहिए, किस तरीके के प्रोग्राम्स होने चाहिए डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। गवर्नमेंट से कोलैबोरेशन एस्टैब्लिश करता है कि आपको इस तरीके के कानून लाने चाहिए, स्पेशल फोर्सेस बनानी चाहिए जो बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। सो दिस इज यूनिसेफ। नाउ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट इज द कीवर्ड दुनिया भर में, खासकर जब मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज आर ईदर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज। सो उनको डेवलप करने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन वो एक जीस्ट है बेसिकली। सो वी कम टू दिस थिंग कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP 1965 में एस्टैब्लिश किया गया, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अब UNDP क्या करता है, सो 2 काम करेगा, एक तो फंडिंग का काम करेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, तो कंट्रीज डिफरेंट कंट्रीज अपने कुछ प्रोजेक्ट्स लेके इनके पास जा सकते हैं कि देखिए हमारा प्रोग्राम है, इस तरीके से हम इस फील्ड के अंदर डेवलप करना चाहते हैं, तो आप हमें फंड कर दीजिए, तो अप्रूव करके फंडिंग का भी अरेंज कराएगा, और साथ ही में R&D का काम करते हैं कि चलिए इंडिया के अंदर आ गया UNDP कि भाई इधर आइए, क्या यार तुम्हारे रूरल एरिया के अंदर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तो है नहीं सप्लाई,
तो हम एक रिसर्च के बाद एक प्रोग्राम लेके आए हैं कि इस तरीके से कम्युनिटी वाटर वर्क्स लगाए जाएंगे, वाटर फिल्टर्स लगाए जाएंगे और यहाँ से चीप प्राइस पे विलेजर्स साफ पानी पी सकते हैं। तो इन सब के लिए किस तरीके की R&D चाहिए, क्या प्रोग्राम पॉलिसीज चाहिए और फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ से जुटाना है, ये हेल्प आउट करते हैं UNDP प्रोग्राम। अब डेवलपमेंट के जितने भी बाकी एस्पेक्ट हैं आप उससे रिलेट कर सकते हैं। देन वी कम टू यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, UNHCR 1951 में एस्टैब्लिश हो गया था, जिनेवा के अंदर हेडक्वार्टर है। इसकी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज हम जानते हैं कि कन्फ्लिक्ट्स की वजह से, वॉर या वॉर लाइक सिचुएशंस की वजह से और यहाँ तक कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत बड़ी तादाद में लोग मजबूर हैं अपनी होमलैंड, होम कंट्री को छोड़ के कहीं और जाने के लिए। कुछ साल पहले सीरिया के अंदर वॉर की वजह से सीरियन रिफ्यूजी क्राइसिस सारी दुनिया ने देखा है कि कैसे सीरियन लोग छोटी छोटी बोट्स में बैठ के मेडिटेरेनियन सी के रास्ते यूरोप के डिफरेंट मुल्कों में एंटर होना चाहते थे। यूरोप के ज़्यादातर मुल्कों की इकोनॉमिक हालत खुद ख़राब है। उन्होंने कहा कि हम इतने बड़े पैमाने में रिफ्यूजीज़ को अपने यहाँ पे शरण नहीं दे सकते, गेट्स बंद कर लिए। न जाने कितने लोग, हज़ारों लाखों की गिनती में मेडिटेरेनियन सी में ही डूब के मर गए। सो रिफ्यूजी क्राइसिस जो बनता चला जा रहा है, इंडिया के अंदर भी रोहिंग्यन इशू आया था। म्यांमार से रोहिंग्यास को मार के निकाला गया, परसिक्यूट करके निकाला गया। रिफ्यूजी कौन होता है? जो अपनी कंट्री छोड़ता है इस वजह से नहीं कि उसको कोई बेटर फ्यूचर चाहिए, वो तो इमिग्रेंट हुआ। रिफ्यूजी वो जो परसिक्यूशन की वजह से, अब वो चाहे रिलीजियस वजह से उसको परसिक्यूट किया जा रहा हो, मारा जा रहा हो, या फिर कोई और वजह से कि किसी कंट्रीज़ के अंदर के होमोसेक्सुअल्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो होमोसेक्सुअलिटी की वजह से उनको परसिक्यूट किया जा रहा है, या फिर किसी खास रेस की वजह से, एथनिसिटी की वजह से, किसी खास ट्राइब के होने की वजह से अगर परसिक्यूट किया जा रहा है और वो मजबूर हैं अपना मुल्क छोड़ने के लिए, तो उनको कहा जाता है रिफ्यूजीज़। अब दुनिया भर में रिफ्यूजीज़ को प्रॉपर सहूलतें देने के लिए, जिस मुल्क में भी हो गए हैं, इसके लिए कोऑर्डिनेशन का काम करता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़। Then we come to that United Nation Conference on Trade and Development. So again डेवलपमेंट बार बार आएगा और एक चीज़ ये क्लियर कि डेवलपमेंट के लिए ट्रेड बहुत ज़रूरी है ताकि गुड्स और सर्विसेज सही प्राइस पे दुनिया के हर कोने में पहुंच सकें। नाउ इट कम्स टू दैट यूनेक्टेड की स्थापना हुई थी 1964 के अंदर, जिनेवा के अंदर हेडक्वार्टर है। देन इट कम्स टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एनवायरनमेंट से रिलेटेड UNEP इसको कहा जाता है। 1972 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था। इंटरेस्टिंगली नैरोबी कीनिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। सो UNEP क्या काम करता है? दुनिया भर के अंदर जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, कहीं पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और कहीं पे क्लाइमेट चेंज की वजह से, और फिर फर्दर जो ना सिर्फ ह्यूमन सेटलमेंट, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी और नेचुरल डिजास्टर तक से इन्वायरमेंट का सीधा रिलेशन है, तो उन सब के ऊपर असिस्टेंस, R&D, नई नई चीज़ें कंट्रीज़ को बताना कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए आप क्या मेजर्स ले सकते हैं। जो वल्नरेबल जगह हैं जहाँ पे नेचुरल हजार्ड्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे किस तरह की बिल्डिंग्स बनाई जाएं, मतलब इतना माइन्यूट डिटेलिंग की भी आप बात कर सकते हैं। सो UNEP इस तरह के काम करता है। देन इट कम टू यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, UNFPA कहा जाता है। 1969 में एस्टैब्लिश हुआ था, न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर है। सो पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, एक तो पॉपुलेशन का बढ़ना, उन सारी चीज़ों पे ट्रेंड्स क्या हैं, और फिर पॉपुलेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, इन्वायरमेंट के साथ पॉपुलेशन का क्या रिलेशन है, या फिर ट्रेड, बाकी सारी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़, इनसे पॉपुलेशन का क्या रोल है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो डेवलपमेंट में एक बड़ा पार्टिसिपेशन करता है और पॉपुलेशन का एक हिस्सा है। तो उन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करने का काम और असिस्ट करने का काम करता है यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। जैसे कि हम बात करें कि पॉपुलेशन कंट्रोल के जो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उनको भी फंड करने का काम करेगा। देन इट कम टू यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजी इन नियर ईस्ट। अब इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। हालांकि ये जो फंड स्पेशल बनाया गया ये है जो पैलेस्टाइन के रिफ्यूजीज़ हैं, जो इजराइल और पैलेस्टाइन युद्ध की वजह से अपनी जगहों से हटाए गए, उनके लिए ख़ास तौर पे बना एक फंड है। सो एक प्रोग्राम है जिसमें जो रिफ्यूजी हुए हैं पैलेस्टाइन के अंदर से, पैलेस्टीनियंस पीपल, उनकी हेल्प आउट के लिए, उनकी असिस्टेंस, रिहेबिलिटेशन के लिए फंड बनाया गया है। 1949 में एस्टैब्लिश किया था। पैलेस्टाइन या इजराइल में नहीं है, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। देन इट कम टू ह्यूमन सेटलमेंट्स फॉर बेटर लिविंग।
नाउ एब्रीवेशन तो इसकी है नहीं, 1978 में स्टैब्लिश किया गया था, नैरोबी के अंदर है कि ह्यूमन सेटलमेंट्स जो गांव बस्ती घर बनाने के तरीके हैं ये कैसे मोर वायबल की जाएं जिससे बेटर लिविंग हो सके। जैसे एग्जांपल क्या प्रपोज करेगा कि देखिए दुनिया भर में स्लम एक बड़ी प्रॉब्लम है, अर्बन समस्या। तो स्लम्स के अंदर हम जानते हैं कि जो सेटलमेंट्स हैं, जो घर होते हैं, उनको घर भी नहीं झुग्गी कहा जाता है, और उन वजहों से सैनिटेशन ना होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां तो साथ में हैं ही हैं। तो इस तरह के सेटलमेंट्स बताता है कि कैसे किन प्रोग्राम्स के थ्रू आप ये स्लम प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो जैसे इंडिया के अंदर चल रही है वो प्रधानमंत्री आवास योजना, तो उसके अंदर घर दे दीजिए, स्लम्स हटा के अलॉट कर दीजिए उनको, ठीक है। सो इस तरह का मतलब एक कोलैबोरेशन इस्टेब्लिश करना। देन ये भी कह सकता है कि देखो यार ठीक है स्लम एरिया है तो आपके पास चलो जगह नहीं यहीं पर अगर बसाने हैं तो फिर अफोर्डेबल हाउस कैसे बनाए जा सकते हैं, इन कच्चे घरों को हटा के अफोर्डेबल लिवेबल हाउस कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं। R&D का भी काम करता है और फंड का सपोर्ट तो साथ में है ही है कंट्रीज को। देन यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट विच इज अ क्राई ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि एक फिनोमिना है दैट डेवलपमेंट बाईपासेस द वुमेन। डेवलपमेंट के फ्रूट्स वो चाहे डिसीजन मेकिंग और उसके अंदर पार्टिसिपेशन हो, चाहे इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग या फिर राइट टू प्रॉपर्टी जैसी चीजें हों, या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लिवलीहुड, या फिर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनसे वुमेन अभी जूझ रही हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या होना चाहिए, क्या प्रोग्राम्स होने चाहिए, वो सब का काम R&D का और फंड सपोर्ट का करता है UN वुमेन। 2010 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। डिफरेंट कंट्रीज में इनकी ऑपरेशंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं UN वुमेन बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाता है। सो एक प्रोग्राम चलता है इंडिया के अंदर स्वीप। सो उसमें क्या करते हैं, गांव-गांव में जाके लेडीज को ट्रेन किया जाता है कि कैसे आप पंचायत का इलेक्शन लड़ सकती हैं और पंचायत मेंबर या सरपंच बन सकती हैं। और जो विमेन पंचायत मेंबर या सरपंच बन जाती हैं उनकी फिर बाद में वर्कशॉप्स लगा के उनको ट्रेन करते हैं कि किस तरीके से आप डिसीजन मेकिंग कर सकती हैं, क्या क्या डिसीजन सरपंच होने के नाते आप ले सकती हैं अपने गांव समाज की बेहतरी के लिए। तो इस तरह के प्रोग्राम्स को फंड भी करता है और उसका R&D का भी काम करता है। देन वी कम टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। सो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन वो सब हमने पीछे देख लिया। नाउ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP। सो दिस इज अगेन फूड प्रोग्राम के ऊपर। फूड सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज है, तो सिर्फ एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना के काम नहीं हो जाएगा, आपको डिफरेंट फंड्स भी चलाने होंगे जो कंट्रीज को असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें। फॉर दैट पर्पस वी आर हैविंग वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। सो वी हैव अंडरस्टूड द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ UN और उनका क्या काम है, और इसी के साथ जो स्पेशल फंड या प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं UN के एजेंसीज में इन डिफरेंट एस्पेक्ट और डिफरेंट फील्ड्स। Now we have to understand the last thing about international conventions and declarations. Now international जो कन्वेंशंस या डिक्लेरेशंस है ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेसिकली। सो डॉक्यूमेंट्स ये कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर सारे देश आपस में एग्री करके कुछ सेट स्टैंडर्ड्स पे अग्रीएबल होने की बात करते हैं, और फिर इन सेट स्टैंडर्ड्स को अपनी कंट्री के अंदर, सभी मुल्क अपनी कंट्री के अंदर डिफरेंट लॉज प्रोग्राम्स के थ्रू इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। सो द डिक्लेरेशंस और कन्वेंशंस क्या चीजें हैं, जैसे पहला तो चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। सो जो यूनाइटेड नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे काम करता है, 1945 में अडॉप्ट किया गया था, हम पढ़ चुके हैं इसको। सो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर तो ये है कि यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल्स क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, तो और कौन से काम UN को करने, वो सब इसके अंदर लिखा हुआ है। तो उस पर देशों ने एग्री किया तभी UN एग्जिस्टेंस के अंदर आता है। लेकिन इसके अलावा कौन कौन से हैं, सो देयर इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। 1948 में इसको फाइनलाइज किया गया था जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, और अगर डेट स्पेसिफिक तो 10 दिसंबर 1948 को। नाउ वी कम टू दिस थिंग कि क्या है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो UN के सारे कंट्रीज आपस में बैठते हैं और कहते हैं कि यार दुनिया भर में ह्यूमंस के कुछ राइट्स इंश्योर करने हैं। तो पहले तो ये डिसाइड करते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे कि कौन कौन से ह्यूमन राइट्स होने चाहिए लोगों के पास। मतलब ऐसे राइट्स जो ये नहीं है कि सरकार लोगों को प्रोवाइड कर रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर ह्यूमन, ये राइट नेचुरली आपके ऊपर अक्रू करते हैं। तो सरकार ये प्रोवाइड नहीं कर रही है, सरकार सिर्फ इनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है।
कि रियल में आपके ये राइट कोई वायलेट ना करे। अदरवाइज ह्यूमन राइट है तो जस्ट बिकॉज यू आर ह्यूमन, यू आर बॉर्न ह्यूमन, बाय नेचर दे आर एक्रू अपॉन यू। तो 1948 में सारे मुल्क बैठे, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन कर दी गई ऑफ ह्यूमन राइट के ये यूनिवर्सली सब कंट्रीज में सब लोगों को अवेलेबल होने चाहिए। तो बाकी कंट्रीज जो जो इसके सिग्नेटरी होंगे, एक ये बड़ा होता है सिग्नेटरी होना या रेटिफाइड होना, इन दो टर्म्स को भी हम समझ लेते हैं। सो जब बैठ के किसी भी पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, सो चाहे वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो या फिर इसके अलावा कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट हो, तो इसमें दो स्टेजेस आती हैं कि कंट्रीज आपस में बैठ के अगर इन डॉक्यूमेंट पे सहमत हैं, जैसे इंडिया गया कि उन्होंने कहा कि हाँ जी डेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया और कहा कि ओके ह्यूमन राइट्स ये पॉइंट हैं, हम एग्री करते हैं। तो इस एग्रीएबल को होता है एक स्टेज आती है जब कंट्री सिग्नेटरी होता है। तो जब इंडिया ने साइन कर दिया कि हाँ हम राजी हैं तो सिग्नेटरी हो गए, लेकिन उस वक्त ये लीगली बाइंडिंग नहीं है कि आप अपने मुल्क में इनको इंप्लीमेंट करें। सो लीगल बाउंडेशन कब बनती है, जब नेक्स्ट स्टेज आती है रेटिफाइड स्टेज। सो हर कंट्री अपने मुल्क में वापस जाएगी और इन डॉक्यूमेंट को अपने लेजिस्लेचर से अप्रूव करवाएगी। स्टैंडर्ड यही क्राइटेरिया है। तो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव वापस आएंगे, इंडिया में पार्लियामेंट से इन डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव कराएंगे कि सर हम वहां जाके इन शर्तों को मान के आए हैं। तो जब लेजिस्लेचर पास कर देगा तो स्टेज आती है रेटिफाइड, कि इंडिया नाउ रेटिफाइड, तो तब ये लीगल बाउंड होते हैं। सो दो स्टेजेस में आप इनको जरूर समझ लीजिएगा। सो जाके सेलेक्ट कर लिया, हाँ ये ह्यूमन राइट्स होंगे और हम इस पे एग्री करते हैं, अपने मुल्कों में इन चीज़ों को लागू करेंगे, इस डॉक्यूमेंट की शर्तों को लागू करने का प्रयास करेंगे। देन इट कम टू स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ हमने देखा था कंट्री वर्सेस कंट्री के लिए जो केसेस फाइल होते हैं। सो इसका स्टैट्यूट बस ये है, 1945 में साइन किया गया था हेग नीदरलैंड के अंदर और वहीं पे ICJ एस्टैब्लिश भी है। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किन प्रिंसिपल्स पे काम करेगा, क्या कॉम्पोजिशन होगी, कैसे इनके अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट की जाएगी, ये सारी चीजें इस स्टैट्यूट के अंदर लिखी हुई हैं। देन रोम स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, याद रखिएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है स्टेट वर्सेस स्टेट के लिए, लेकिन ये स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यहां पे स्टेट वर्सेस स्टेट तो हो सकता है, साथ में इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट भी हो सकता है। जैसे कि वॉर क्राइम्स अगर कोई परफॉर्म करता है, मान लीजिए आज ये पता लगता है कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होने के बाद कि रशिया के कुछ जनरल्स ने वॉर क्राइम्स किए थे। सो वॉर को लेके भी रूल्स है ना कि आप वॉर के अंदर ये एक्टिविटी कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। जैसे ठीक है वॉर के अंदर फौजी लड़ रहे हैं, ठीक है बात, सिविलियंस पर अटैक नहीं करना है या फिर रेप्स कंडक्ट नहीं करने हैं। सो अगर कोई फौजी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अगेन किसी वॉर सिचुएशन के दौरान रेप करते हैं तो ये वॉर क्राइम्स की श्रेणी में आता है। सो ऐसे वॉर क्रिमिनल्स को ट्राई किया जाता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। 1998 में इसका स्टैट्यूट फाइनल किया गया था, रूल्स फाइनल किए गए थे रोम ग्रीस के अंदर। सो 1998 आप याद रखेंगे। देन वी कम टू इंटरनेशनल कोवेनेंट एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। हमने देखा कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एक डॉक्यूमेंट है जिसमें दुनिया के सभी लोगों के ह्यूमन राइट्स को बताया गया कि ये ह्यूमन राइट्स होंगे। अब ये किस चीज के ऊपर कोवेनेंट है कि दुनिया के लोगों को सिविल और पॉलिटिकल राइट्स कौन कौन से देने हैं। जैसे इसमें लिखा होगा कि सबको राइट टू वोट होना चाहिए, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को बिना जात पात धर्म की भेदभाव के सबको इक्वल वोटिंग राइट देना है। तो इस तरह के पॉलिटिकल राइट्स की बात की गई है। और सिविल लिबर्टीज क्या होनी चाहिए कि फॉर्म एसोसिएशंस, ठीक है जी, किसी भी तरह का वो कल्चरल एसोसिएशन हो, वो चाहे इकोनॉमिक एसोसिएशन हो, आप ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो कुछ अग्रीएबल कंडीशंस को एक डॉक्यूमेंट का रूप दिया गया है। तो जो जो कंट्रीज से सहमत हैं इसको साइन करेंगे और वापस अपने मुल्क में इन चीज़ों को डिफरेंट प्रोग्राम लॉज के थ्रू इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। कब साइन हुआ था? 1966 के अंदर, न्यूयॉर्क US के अंदर। देन वी कम टू कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और इवन डिग्रेडिंग पनिशमेंट्स 1984 के अंदर। सो एक तो टॉर्चर नहीं होना चाहिए कंट्री के अंदर। तो जो भी, जैसे हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हालांकि इसकी सिग्नेटरी है, इस कन्वेंशन का इंडिया सिग्नेटरी है, लेकिन हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा टॉर्चर थानों में ही चल रहा है हमारे। अब पुलिस स्टेशन जो 3rd डिग्री टॉर्चर फतेह दे पटे वो कॉन्सेप्ट हम सुनते हैं। सो द बेसिक थिंग इज दिस कि अगर हम इसके सिग्नेटरी हैं तो ऐसे रूल्स, ऐसे लॉज बनाने चाहिए कि पुलिस स्टेशन विच इज अ लॉफुल प्लेस,
इट इज अ गवर्नमेंट एजेंसी, वहीं पे टॉर्चर परफॉर्म किया जा रहा है। सो उसको रोकने के लिए अब इंडिया को रूल्स बनाने चाहिए एज पर द स्टैंडर्ड्स मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन। देन डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए लोगों के साथ। सो किसी के लाइक ट्रांसजेंडर्स इन इंडिया, सो ट्रांसजेंडर्स के साथ डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट है एट सोसाइटल लेवल, ये नहीं होना चाहिए। ट्राइबल्स के साथ या फिर हम कहें शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के साथ अगर डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट होना तो बंद होना चाहिए। देन वी कम टू पनिशमेंट्स भी। आप ठीक है, लॉ की फील्ड में हम लोग जाने वाले हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि सोसाइटी में सब लोग अचानक अच्छे नहीं हो जाएंगे, हृदय परिवर्तन नहीं हो जाएगा। सो बैड एलिमेंट रहेंगे, लॉ विल बी देयर, और लॉ के थ्रू जिसने कोई क्राइम किया है उसकी बनती सजा उसको दी जाए, लेकिन पनिशमेंट इनह्यूमन नहीं होने चाहिए, बार्बरिक नहीं होने चाहिए। रूल ऑफ लॉ हो तो रूल ऑफ लॉ में वो ना हो कि जो जंगल में चलता था कि आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। सो क्रिमिनल लाइबिलिटी के थ्रू जो पनिशमेंट मिल रही है वो ह्यूमन कंडीशंस के अंदर दी जानी चाहिए। देन इट कम टू कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट विमेन, विमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ है। सो सारी कंट्रीज ने बैठ के इकट्ठे हुए यार देखो दुनिया भर में विमेन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी एक्टिविटीज तो हैं ही हैं, ऐसी प्रथाएं हैं जो डिस्क्रिमिनेट करती हैं विमेन के अगेंस्ट। 1979 में सारे मुल्क साथ बैठे और उन्होंने कहा कि ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन ये मुल्कों में ख़त्म किए जाएंगे। सो इसके स्टैंडर्ड्स कंट्रीज को अपने यहाँ लागू करने हैं। देन इट कम्स टू कन्वेंशन ऑन चाइल्ड, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, 1989 में सिलेक्ट किया गया था या इसको अप्रूव किया गया था डॉक्यूमेंट को। सो चाइल्ड राइट क्या क्या होने चाहिए दुनिया भर के अंदर मुल्कों को प्रोवाइड करने हैं। जैसे हम अपने यहाँ बात करते हैं कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है हर 6 से 14 साल तक के बच्चे का, लेकिन ऐसे जो डॉक्यूमेंट इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीबल हैं ये बहुत ब्रॉड हैं। इंटरेस्टिंगली दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन तो ये भी इंक्लूड करती है कि ना सिर्फ पढ़ना, ना सिर्फ न्यूट्रिशन, बल्कि एक बच्चे का ये भी राइट है कि वो अपने लेजर टाइम को अपनी हम उम्र बच्चों के साथ खेलते हुए गुजारे। सो दैट मच डीप, दैट मच ब्रॉड दीज डॉक्यूमेंट्स आर। सो वी हैव कवर्ड यूनाइटेड नेशंस इन इट्स एंटायरिटी, जिसमें हम यूनाइटेड नेशंस की इवोल्यूशन से लेके प्रिंसिपल ऑर्गन्स की डिटेलिंग, उसके बाद स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, फिर हमने फंड्स और प्रोग्राम्स की बात की, और इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो डिफरेंट मुल्कों के एग्रीमेंट के साथ बने हैं कि हाँ हम इसको लागू करेंगे। सो यूएन का पूरा पोर्शन हम कवर कर चुके हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे। Thank you so much.